एस्ट्रो एडवाइजर में आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। हमारी जन्म कुंडली में जो पांचवा घर होता है वो शिक्षा का घर है, वो संतान का भी घर है। संतान सुख के लिए भी हम पंचम स्थान का निरीक्षण करते हैं। पंचम स्थान पर जो ग्रह स्थित रहते हैं या पंचम भाव के स्वामी से जो प्रभावित रहते हैं, उससे हम शिक्षा के विषय में भी जानते हैं। साथ ही हम बच्चों के सुख, संतान सुख का भी जो जानकारी है इसी पंचम भाव से लेते हैं। लेकिन जब कभी इस पंचम भाव में कोई अशुभ पापी ग्रह बैठ जाए या ये पंचम भाव किसी पापी ग्रह के प्रभाव से में आ जाए तो हम संतान सुख में भी कई तरह की परेशानियां अनुभव करने लगते हैं। शिक्षा में भी कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होने लगती हैं। जैसे यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के इस पंचम भाव में केतु विराजमान हो जाए तो केतु के कारण सूर्य देव को अर्ध ग्रहण योग लग जाता है, क्योंकि सूर्य इस पंचम भाव के स्वामी हैं। दूसरा जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति भी इस पंचम भाव को प्रभावित करते हैं। और यदि किसी की जन्म कुंडली बृहस्पति और केतु एक साथ इस पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख तो प्राप्त होता है, लेकिन बचपन से ही उसे अथक मेहनत करनी पड़ती है। और यदि उसका चाल चरित्र बिगड़ जाए, यदि वो अपने चरित्र पर नियंत्रण स्थापित कर पाए तो उसको संतान के से लेकर कई तरह की परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। संतान सुख के लिए हम कई अन्य कारकों का भी ध्यान देखते हैं, लेकिन मैं इस प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। एक समस्या मुझे रणधीर जी ने पीलीभीत से लिख भेजी है। रणधीर जी ने अपनी जन्म कुंडली भेजते हुए लिखा है कि उनका जन्म जो डिटेल है वो 16 नवंबर 1980 है। जन्म समय संध्या काल 4:15 बजे का है और जन्म स्थान पीलीभीत का है। वो लिखते हैं कि वो अपने बेटे को लेकर बहुत प्रभावित हैं। बेटा ना घर की सुनता है ना उनकी सुनता है और निरंतर आवारागर्दी करता है। बेटे की इस चीज़ को लेकर वो बहुत परेशान है। बच्चा जवान हो गया है लेकिन अभी तक वो अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पाया है। तो रणधीर जी, आपकी जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी जन्म कुंडली में दो अशुभता हैं। पहली अशुभता यही है कि पंचम स्थान पर बृहस्पति केतु के साथ विराजमान है और ये एक अकेला ऐसा योग है जो आपको संतान को लेकर परेशानी खड़ी कर रहा है। आप अपनी संतान को लेकर इतने तनावग्रस्त, इतने परेशान हैं। दूसरी, आपकी जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर तीन ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ अष्टम स्थान पर विराजमान है। इसके साथ ही चंद्रमा से अष्टम स्थान पर राहु विराजमान है। इसके कारण आपके मन में ऐसी उथल पुथल रहती है, इतना तनाव रहता है, इतनी परेशानियां रहती हैं और उसके कारण आप न केवल अपने बल्कि बच्चों के भविष्य को लेकर इतना तनावग्रस्त हैं। ऐसे में यदि आप लाल किताब की मदद कर लेंगे, लाल किताब के अनुसार आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कई तरह की सुखद अनुभूतियाँ भी आने लगेंगी। आपका बच्चा भी कुमार्ग से, यदि वो परिवार का ध्यान नहीं देता है, उस स्थिति से उलट कर न केवल अपना उत्तरदायित्व समझने लगेगा, माँ बाप की बात भी मानने लगेगा और वे संस्कारित संतान के रूप में आपके साथ रहकर अपनी जिम्मेदारियों को सहजता से संभाल लेगा। आप इसको लेकर परेशान ना रहें। और आपका बच्चा वयस्क हो गया है तो आपको अपनी जगह अपने बेटे की जन्म कुंडली डिटेल भेजते तो हम ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते। फिर भी जो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मैंने देखा है उसमें केतु ही आपके लिए संतान से संबंधित तनाव देने का प्रमुख कारण है, क्योंकि केतु पंचम स्थान पर जब विराजमान होते हैं तो वो न केवल सूर्य को प्रभावी करते हैं बल्कि बृहस्पति पर भी अशुभ प्रभाव डालते हैं। और बृहस्पति तो इस पंचम स्थान के स्वयं प्रभावशाली ग्रह हैं, स्वयं इसका कारकत्व रखते हैं। बृहस्पति, बुध, शुक्र और सूर्य का अष्टम स्थान पर विराजमान होना भी आपके लिए कई तरह की विसंगतियां खड़ी कर रहा है। इस अष्टम स्थान पर आके सभी ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं और ऐसे में ये तीन ग्रह एक साथ यदि अष्टम स्थान पर विराजमान हो जाए तो आपको कई और अन्य तरह की परेशानी खड़ी कर देते हैं। ऐसे में संतान को लेकर तो आप परेशान रहते ही रहते हैं। संतान का वैवाहिक कार्य में भी
या उसका कामकाज में भी कई तरह की विघ्न रखती हैं। ऐसे जातक को सहजता से कोई कामकाज भी सर्वसुलभ नहीं हो पाता है। तो ऐसे में सबसे पहले आप अपनी जो जन्म कुंडली की अशुभता हैं उनको दूर करने के लिए लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद लेके देखें। निश्चित रूप से इससे आपके संतान पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपकी जो मानसिक स्थिति है उस पर भी सकारात्मक प्रभाव आएगा। आपका बेटा जो आपका कहना नहीं मानता, अपने कर्तव्य को सही से निर्वाह नहीं कर पाता है, तो निश्चित रूप से वो कुमार्ग से समार्ग पर आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये काम करें, 43 दिन लगातार आप चावल, थोड़े से चावल लेके, थोड़ा सा दूध लेकर और थोड़ी सी देसी खांड लेकर, इन तीनों को एक साथ किसी मंदिर में आप दान स्वरूप देते रहें। क्योंकि जब चंद्र मंगल का ये दान किसी धर्म स्थान पर देंगे तो केतु की अशुभता इस जन्म कुंडली से अलग हो जाएगी, जन्म कुंडली से शांत हो जाएगी। ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी भी है। इसके अलावा आपको 43 दिन लगातार मसूर की दाल लेकर, लाल मसूर की दाल लेकर उसको जल प्रभावित करना है। ये भी संतान को सुकुमार्ग पर लागने से, संतान को भटके हुए मार्ग से पुनः सामान्य जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करने का एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा राहु को अपने स्थान से हटाने के लिए, क्योंकि राहु की अष्टम जो टक्कर है वो चंद्रमा पर है। चंद्रमा मानसिक पीड़ा भी देते हैं, आर्थिक स्थिति में कई तरह की परेशानियां खड़ी करते हैं, और चतुर्थ स्थान तो वैसी घर गृहस्थी के सुख का घात, और ऐसे में इस स्थान से अष्टम स्थान पर विराजमान राहु घर गृहस्थी के सुखों में कई तरह खलल डालते हैं। तो इसके लिए आपको शुरू में लगातार 3 महीने 3 पूजा वाले नारियल लेकर उनको जल प्रभावित करना है। दिन कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको 3 नारियल एक साथ लेने हैं और उन 3 नारियल को अपने हाथ से अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमा के, यदि आपका बेटा भी साथ में रहे तो बेटे के सिर से भी 7 बार उबार के इसको जल प्रभावित करना है। ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब राहु अपने इस लाभ भाव से विस्थापित होंगे। क्योंकि लाभ भाव में विराजमान राहु तो वैसे ही धन आगमन में परेशानी खड़ी करते हैं, और दूसरे जो लाभ मिल सकते हैं, चाहे पुत्र का लाभ हो, धन का लाभ हो, परिवार का लाभ हो, व्यापार का लाभ हो, इन सब में भी राहु कई तरह की विसंगतियाँ, कई तरह के अवरोध खड़े करते हैं। और इस उपाय को करते ही आपके धन आगमन में भी वृद्धि होगी, आय के साधन भी बढ़ेंगे, खुशी के साधन भी घर में लौटेंगे। तो इस उपाय को करना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आप अपने मस्तिष्क पर निरंतर केसर का तिलक लगाते रहें। वैसे मैं अपने मित्रों को एक उपाय बताता हूं कि एक कोई छोटी सी डिब्बी लें, जिसमें आप आधा ग्राम या 1 ग्राम असली केसर डाल दें, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दें और उसे कुछ देर के लिए रखे रहने दें। उसके बाद उसमें गंगा जल पीलापन लेना शुरू कर देगा, क्योंकि जो केसर का तत्व है वो गंगा जल में आ जाएगा। तो पहले तो उस केसर की गंध को आप नाक के माध्यम से अपने मस्तिष्क में खींचें, क्योंकि केसर की गंध भी हमारे मस्तिष्क को बहुत तरीके से प्रभावित करती है। ये हमारे सोचने विचारने को तो प्रभावित करती है, हमें मानसिक एकाग्रता देती है, तनाव से मुक्ति दिलाती है, और हम सही योजना बना के आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तो ये उपाय तो हमें करना ही करना है, इसलिए केसर को सूंघने का उपाय दिन में 2 बार करना है। इसके अलावा जो केसर का पीला रंग गंगा जल में उतरता है, उससे निरंतर आपको अपने माथे, जीभ और नाभि पर उसका तिलक भी लगाना है। नाभि के आसपास उसका लेपन कर सकते हैं, नाभि के आसपास उसको कुछ क्षेत्र तक मालिश जैसी दिखा सकते हैं, जीभ से उसको चाट सकते हैं, और मस्तिष्क पर उसके तिलक लगा के आपको घर से निकलना है। इन उपायों को करने से बृहस्पति को बल मिलेगा, पंचम स्थान की अशुभता दूर होगी, केतु की अशुभता भी आपकी जन्म कुंडली से कम 1 साल के लिए बाहर हो जाएगी, और आप देखेंगे कि इस उपाय को करते करते आपके संतान की जो प्रवृत्ति है, सोचने समझने की जो क्षमता है, उसमें बदलाव आएगा। वैसे आप जानते ही होंगे कि लाल किताब के उपायों का प्रभाव 1 साल रहता है, लेकिन 1 साल भी बहुत है। यदि हमारे जीवन में कोई किसी तरह की विसंगति पैदा हो गई है,
किसी तरह के कष्ट खड़े हो गए हैं, अवरोध आ रहे हैं, तो यदि वो एक बार निकल जाए तो दोबारा उनका आना तो सहज नहीं है, क्योंकि 1 साल के बाद तो हमारी ग्रहों की स्थितियाँ ही बदल जाती हैं। इसीलिए लाल किताब में कहा गया है कि हर साल वर्ष फल के अनुसार उपयुक्त उपाय का चुनाव करके हमें उसका भी निर्वाह करना चाहिए। तो ये उपाय आपके लिए इस साल के हैं। आप इस उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में खुशी का संचार होने लगेगा, जिसको लेकर आप परेशान हैं, दुखी हैं, वो परेशानी भी आपके जीवन से दूर आएगी। और आपका संतान जो भी मार्ग से भटक गया है, जो अपनी जिम्मेदारी को अभी तक समझ नहीं रहा है, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा। और निश्चित रूप से आप अपने बेटे का विवाह करना चाहते हैं या से किसी व्यापार में लगाना चाहते हैं, तो उसका व्यापार भी, उसका कामकाज भी इन उपायों को करते करते मार्ग पकड़ लेगा। धन्यवाद मित्रों।